हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हमारे सीडीपी सीरीज़ की जो सेकंड क्लास है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एचटेट सीटेट डी ट्रिपल एसबी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, चाहे वो पीआरटी का एग्ज़ाम हो या टीजीटी का या पीजीटी का जो भी एग्ज़ाम है उसमें सीडीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उनकी एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसकी आज सेकेंड क्लास है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है मॉडिफाई होकर आ सकते हैं। साथ ही हम आगे मॉक टेस्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज इसके अंदर हम करेंगे। स्टार्ट करें। पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक अधिगम, अनुबंध, प्रायोगिक अधिगम और आकस्मिक अधिगम। तो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीख रहा है यानी कि दूसरों के संदर्भ में आ रहा है व्यक्ति, तो वो एक तरीके का मतलब समाज के संदर्भ में आ रहा है, तो इसका मतलब वो किस तरीके का अधिगम कर रहा है, सामाजिक अधिगम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बालक की अभिवृद्धि पर बल देती है, इसमें क्या सम्मिलित है। तो बालक की अभिवृद्धि पर बल देती है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा देती है, अधिगम अनुभव प्रदान लर्निंग एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं, उसका जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास उसका जो है वो होता है, उसकी प्रक्रिया में सहायक होती है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो हमने पियाजे की थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर किया था, पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमें दिख रहा है संज्ञानात्मक विकास, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के निम्न में से क्या उद्देश्य है। मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करें तो उसमें मतलब इवेल्युएशन हम बच्चे का क्यों करते हैं, ताकि हम उसके व्यवहारों को जांच सके, यानी कि उसके कोई भी टेस्ट लेते हैं, जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और उस सीखने के बाद बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन को बेसिकली हम देखते हैं इवैल्यूएशन में। तो छात्रों के व्यवहार को जांचना, शिक्षा में वृद्धि करना, शिक्षा में वृद्धि करना तो नहीं होगा क्योंकि इवैल्यूएशन यानी कि हम बच्चे का टेस्ट कर रहे हैं कि उसने कितना अचीव किया है। शिक्षा को बढ़ावा देना या उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, छात्रों के व्यवहारों को जांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में निम्न में से किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता की बात करें, ये ऑप्शन है हमारे पास धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। मतलब इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के अंदर क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, धनात्मक। नेक्स्ट है, बालक की स्व केंद्रित अवस्था कितने वर्ष तक रहती है। स्व केंद्रित यानी बच्चा सेल्फ सेंटर्ड कब तक रहता है। तो इसमें हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस में जब हमने बात की थी कि बच्चा जब 3 से 6 वर्ष तक का 3 से 6 वर्ष की आयु में होता है तो वो जो है सेल्फ सेंटर्ड रहता है, मतलब खुद को केंद्र में रखकर ही सब चीज़ें, सारी थिंकिंग उसकी रहती है कि ये सब चीज़ें मुझसे ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसी किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है। चिंतन का प्रमुख कारण यानी थिंकिंग बच्चा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें समस्या का समाधान, कोई भी समस्या बच्चे के सामने आ रही है तो उसका समाधान निकालने के लिए उससे कुछ ना कुछ चिंतन करना पड़ेगा। फिर है निर्णय लेने की भावना, किसी चीज़ के बारे में उसे जो है निर्णय लेना है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग पावर जो है बच्चे के अंदर होती है, तो उसके लिए भी बच्चे को थिंकिंग की आवश्यकता होती है। और फिर वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन के रूप में, अगर बच्चे को एडजस्टमेंट करनी है एनवायरनमेंट में
तो एनवायरनमेंट में किस तरीके से वो एडजस्ट हो सकता है, कैसे दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है या दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, कितना बोलना है, आदर और सम्मान की भावना रखनी है, तो इसके लिए भी चिंतन की आवश्यकता है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नांकित में से किस अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? समलिंगी यानी कि जो सेम सेक्स की बात करें तो मतलब यहाँ पर बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। तो हमने जब डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात की थी तो शैशवावस्था में नहीं होता, बाल्यावस्था में बच्चा लगभग सेल्फ सेंटर्ड ही होता है। शैशवावस्था में भी जो है बच्चे के इर्द गिर्द के जो दो चार लोग हैं उन्हीं के प्रति उसका अट्रैक्शन होता है, जैसे उसके माता पिता या उसके एल्डर्स हैं। बाल्यावस्था में वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है और फिर जब वो डेवलपमेंटल स्टेजेस की थर्ड स्टेज यानी किशोरावस्था में आता है, एडोलेसेंस में आता है, तब उसका आकर्षण जो है वो तब भी वहाँ पर कहीं ना कहीं समलिंगी ही रहता है। उसका जो वो जैसे लड़के हैं तो वो लड़कों के प्रति आकर्षित रहेंगे, तो इस तरीके से जो है उसका आकर्षण रहता है। तो ऑप्शन सॉरी बाल्यावस्था में समलिंगी की बात हो रही है, समलिंगी यानी कि बाल्यावस्था में ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। किशोरावस्था में अपोजिट सेक्स जो है मतलब लड़का लड़की के बीच में जो है आकर्षण होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नांकित में से खेल विधि पर आधारित विधि कौन सी है? खेल विधि पर आधारित बहुत बार हमने पढ़ा है ये, जो किंडरगार्टन विधि है जिसको हेलन पार्क ने जो है इन्वेंट किया था। तो ये किंडरगार्टन विधि जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, खेल खेल पर आधारित विधि है ये। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन निम्न में से किसका किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन? अब ये हम बाल मनोविज्ञान ही पढ़ रहे हैं तो इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, और वो बच्चे का डेवलपमेंट हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट कब से कब तक रहता है, गर्भावस्था से यानी प्री नेटल स्टेज से मैच्योरिटी तक, परिपक्वता अवस्था तक, जब बच्चा पूरी तरीके से मैच्योरिटी गेन नहीं कर लेता, जैसे कि प्याजे की थ्योरी में भी हमने पढ़ा था। जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है मतलब लगभग 19 वर्ष 18-19 वर्ष तक का जो बच्चा होता है जब वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिक्षण और अधिगम के तत्व में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो शिक्षण और अधिगम के जो तत्व हैं मतलब हम बात करें टीचिंग और लर्निंग में, तो टीचिंग और लर्निंग में कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। शिक्षक भी उसके अंदर ज़रूरी है, शिक्षक के बिना किस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाएगी, शिष्य भी ज़रूरी है, शिक्षण की क्रिया जो टीचिंग प्रोसेस है, अधिगम की क्रिया, तो ये सभी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो शिक्षण अधिगम को जो है प्रभावी बना सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक, यहाँ प्रथम घटक पूछा गया है, यानी कि सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण जब हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, किसके संदर्भ में आकर बच्चे का समाजीकरण जो है वो प्राथमिक समाजीकरण हम कहें तो वो कहाँ से शुरू होता है? बच्चे का परिवार से, सबसे पहले बच्चा परिवार के संदर्भ में ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन को हम पढ़ चुके हैं। मोटिवेशन को कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है? कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हमें मोटिवेशन चाहिए तो किन किन चीज़ों से, उस काम को करने की आवश्यकता, यानी कि कोई काम जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना आवश्यक है, उस उतना ही मोटिवेशन हमें वहाँ से मिलेगा उस काम को करने के लिए। फिर हमारा आकांक्षा स्तर एवं रुचि, हमारा उस काम को करने में कितना इंटरेस्ट है और हम उस काम को करने के लिए कितने इच्छुक हैं, तो वो भी चीज़ है। उसके बाद है संवेगात्मक स्थिति, यानी कि हम उस काम को करने के लिए हमारा माइंड कितना सेट है, हम कितने उसको करने के लिए मतलब चाहते हैं दिल से कि हम उस काम को करना चाहें। तो ये सभी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग यानी इमोशन,
इमोशन का शाब्दिक अर्थ यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे तरीके के इमोशंस हैं। तो इमोशंस की जब हम बात करें तो हमारे भाव, तो भावों में जो उथल पुथल होना, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो ये सब हमारे भाव हैं। ये जो हमारे संवेग हैं, तो इसमें हम संवेग का जो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भावों में उथल पुथल होना, हमारी उत्तेजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बंदर को जब मैंने देखा तो मैंने मार भगाया। अब वह जब भी मुझे देख लेता है वो तुरंत भाग जाता है। तो हमने ये थ्योरी हमने एक पढ़ी थी, कंडीशनिंग थ्योरी, कि हम बच्चे का क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं बच्चे की, जिसको हम कहते हैं SR थ्योरी। तो यहाँ पर बंदर का उदाहरण देकर यहाँ हमसे पूछा गया है कि जब हम बंदर को देखा, जब उसने बंदर को देखा तो उसने मार भगाया। तो अब जब भी वो बंदर को देखता है तो वो बंदर अपने आप ही भाग जाता है तुरंत। तो यानी कि SR, जब स्टिमुलस वो जो बंदर है वो उसको वो रिएक्शन कर रहा है, वो भाग रहा है, और उसे जो आदमी जो उसे देख रहा है उसने उसे मारा। तो वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक क्या बन गई, वहाँ बॉन्डिंग बन गई। तो बंदर की कंडीशनिंग हो गई कि वहाँ पर उसने किस किस प्रकार की उसकी यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पर उसने हम बात कर रहे थे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके द्वारा जब सीखना, तो संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा है? अंतिम क्रम भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो सबसे पहले उसमें आता है ध्वनि को पहचानना, फिर ध्वनि का उच्चारण करना, फिर शब्दों का उच्चारण करना, और फिर भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। ये सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं। तो ऑप्शन अंतिम क्रम की बात करें तो अंतिम क्रम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। नेक्स्ट है, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत। यानी कि जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, वो थॉर्नडाइक ने इसके बारे में बात की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत, तो जो थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं? शैक्षिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जब बच्चे का जो एकेडमिक पीरियड होता है, तो वो जो कब पीरियड है वो कब तक चलता है? बच्चा जब शैशवावस्था में है, उसके बाद बच्चा जब बाल्यावस्था में, मतलब जब बच्चा सीख रहा है, तो और जब बच्चा किशोरावस्था में, किशोरावस्था की जो आयु है वो लगभग 13 से 19 वर्ष तक की रहती है। तब तक बच्चे का जो एकेडमिक पीरियड है लगभग जो 11-12 मतलब स्कूलिंग जो है बच्चे की वो खत्म हो चुकी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीनों ही अवस्थाएं जो है उसकी शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। ये एक बुक जो है लिखी हुई है, ये बुक बिहेवियरिस्ट की बात है। यहाँ पर यहाँ से हमारा ये जो की पॉइंट है हम उठा सकते हैं बिहेवियरिस्ट की बात। तो हम जब हम बात करते हैं जेबी वॉटसन की, तो जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। तो उन्होंने ही बिहेवियरिज्म के बारे में बात की और अपनी जो बुक है वो लिखी, और जिसका नाम था साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। तो जेबी वॉटसन यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वॉटसन की रचना है ये। फिर है, जो व्यक्ति किसी पाठ या विषय को सीखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ दैहिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तनों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो जब बच्चा सीख रहा है तो उसके वो उनमें से कुछ ना कुछ जो भी पार्ट उसे पढ़ाया जा रहा है उनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स या हम कहें क्लूज या कोई चिन्ह वहाँ पर उनको पिक करता है कि आने वाले टाइम में जब भी उसे ये चीज़ दोबारा देखने को मिले तो वो उस चीज़ उसे याद रहे या उसे वो चीज़ याद आ जाए। तो वो छोटे छोटे स्मृति चिन्ह जो है वो बनाता है, और ऐसे तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को तकनीकी रूप से स्मृति चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो आप लोग डेली के ये
10-20 एक क्वेश्चन जो है वो डेली के भी अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। थ्योरी करते रहें, साथ के साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। तो संघर्ष करते रहें, एक दिन एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।